मेरे पिया जी पार्ट 20। पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि पंछी धैर्य की बाहों में बेहोश हो जाती है। अब आगे सक्षम और शिवराज राठौड़ हॉल में खड़े थे, लेकिन दोनों ही अंदर उबल रहे थे। सक्षम से तो अपना गुस्सा ही कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। एक तरह से कहा जाए तो वो धैर्य को पंछी के पास बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और यही उसके गुस्से की सबसे बड़ी वजह थी। हॉल में इस वक्त सारे मेहमान मौजूद थे और वे सब आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे। आखिर पंछी का बेहोश होना, वो भी किसी अनजान की बाहों में, ये उनके लिए एक मसालेदार खबर की तरह थी जिसमें वो लोग और मिर्च मसाला चाहते थे। सक्षम इस वक्त गुस्से का घूंट पीकर हॉल में खड़ा ही था कि उसे सीढ़ियों से नीचे आता धैर्य दिखता है। धैर्य को देख उसकी आंखें गुस्से में से लाल हो जाती हैं। इस वक्त उसे धैर्य पर गुस्सा काफ़ी आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी धैर्य का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। धैर्य बड़े रोब से चलता हुआ नीचे आता है और सक्षम को एक डेविल स्माइल दे उसी के बगल में खड़ा हो जाता है। धैर्य की स्माइल देख सक्षम जल भुनकर राख हो जाता है। कहाँ वो धैर्य को जलाना चाहता था और अब कहाँ वो खुद जल रहा था। सभी इस वक्त खड़े थे, तभी सभी की नज़र सीढ़ियों पर जाती है। हाँ, स्वर्णा जी के साथ पंछी खड़ी थी। पंछी की पलकें झुकी हुई थी, लेकिन धड़कनें तेज थी। वो खुद के ऊपर किसी के नज़रों को साफ महसूस कर पा रही थी। पंछी धीरे से अपनी पलकें उठाती है तो उसकी नज़र धैर्य से जा उलझती है, जिससे वो जल्दी से अपनी पलकें झुका लेती है। पंछी की इस प्यारी हरकत से धैर्य के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। स्वर्णा जी पंछी को लेकर नीचे आती है तो पंछी इस प्यारी हरकत से धैर्य के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। स्वर्णा जी पंछी को लेकर नीचे आती है और सक्षम के सामने खड़ा कर देती है। धैर्य सक्षम के बगल में ही खड़ी थी। धैर्य की करीबी से पंछी का दिल जोरों से धड़क रहा था, जिससे उसकी पकड़ अपने लहंगे पर कस जाती है। शिवराज राठौड़ 2 अंगूठी लाते हैं और पंछी और सक्षम की तरफ बढ़ा देते हैं। सक्षम अंगूठी ले लेता है, लेकिन पंछी अंगूठी लेने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाती। धैर्य की नज़रें बराबर पंछी पर बनी हुई थी। वहीं पंछी की अंगूठी ना पकड़ते देख सक्षम को गुस्सा आ रहा था। वह जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए दांत पीसकर पंछी से कहता है, अंगूठी लो। सक्षम की गुस्से भरी आवाज़ सुन पंछी समझ जाती है, इसलिए वो अंगूठी अपने हाथ में ले लेती है। वहीं ये सब धैर्य अच्छे से नोटिस कर रहा था। ये सब देख उसकी मुठ्ठियाँ कस जाती है। इस वक्त उसने खुद का गुस्सा कैसे काबू कर किया था, ये सिर्फ वही जानता था। पंछी बस अंगूठी पकड़े रहती है, वह सक्षम को अंगूठी पहनाना नहीं रही थी। ये देख शिवराज राठौड़ पंछी से कहते हैं, क्या हुआ बहुरिये, हमारे मुन्ना को अंगूठी पहनाओ। शिवराज राठौड़ ने ये शब्द कठोर शब्दों में कहे थे, जिससे पंछी चिहुक जाती है। वह कांपते हुए हाथों से सक्षम को अंगूठी पहना देती है, जिसके बाद सभी तालियां बजाने लगते हैं। पंछी की पलकें भीग चुकी थी। वो अपने भीगे पलकें उठाती है तो उसकी नज़रें धैर्य से जा मिलती हैं, जिसके बाद वो अपनी नज़रें फिर झुका लेती है। पंछी की इस हरकत ने एक बार फिर से धैर्य को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। अब सक्षम की बारी थी पंछी को अंगूठी पहनाने की। वह काफ़ी मजबूती से पंछी के नाजुक हाथ को पकड़ रहा है, जिससे पंछी को दर्द का एहसास हो रहा था और दर्द उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकती थी। वही पंछी के बिना कुछ कहे भी धैर्य उसके दर्द को अपने अंदर महसूस कर पा रहा था। पंछी का दर्द उससे देखा नहीं जा रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे के भाव सामान्य ही रखा ताकि उसके चेहरे से कोई उसके दिल के तड़प का अंदाज़ा नहीं लगा सके। सक्षम जबरदस्ती पंछी की अंगुलियां में अंगूठी पहनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो घुस नहीं रही थी क्योंकि अंगूठी छोटी थी। ये जानने के बावजूद सक्षम जबरदस्ती अंगूठी घुसा रहा था, जिससे पंछी की हल्की सी सिसकी निकल जाती है। अब ये सब धैर्य के बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वह पंछी का हाथ समझ की हाथों से लेता है और किसी के कुछ सोचने समझने से पहले ही अपने जेब से एक सुंदर सी अंगूठी निकाल उसकी अंगुली में पहना देता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि किसी को सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। सक्षम तो मानो बस हाथ मलते हुए रह जाता है। पंछी कभी अपने अंगुली में मौजूद उस अंगूठी को देखती तो कभी धैर्य को। वहीं स्वर्णा जी को तो ये देख अंदर ही अंदर काफ़ी खुशी हो रही थी, जिससे वो अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दे रहा
चाहती थी। सक्षम को धैर्य पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो दांत पीसते हुए कहता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया धैर्य सिंह राठौर। वो हमारी होने वाली बीवी थी, उसे अंगूठी पहनाने का हक सिर्फ मुझे था। सक्षम की बातें सुन धैर्य एक नज़र उसे ऊपर से नीचे देखता है, फिर बेफिक्री से अपनी रौबदार आवाज़ में कहता है, रहने दो, तुमसे नहीं होगा। वैसे भी जिसकी अमानत उसी के पास अच्छी लगती है। इतना का वो सक्षम और शिवराज को देख डेविल स्माइल कर देता है और फिर वहाँ आए मेहमानों से कहता है, सगाई का कार्यक्रम हो चुका है, आप लोग आए हैं तो खाना खाकर ही जाना। धैर्य की आवाज़ सुन सभी वहाँ से बाहर की तरफ चले जाते हैं, जिसके बाद धैर्य स्वर्णा जी से कहता है, हमारे रहने का इंतजाम भी है, सिर्फ यहाँ खड़े रहने के लिए बुलाया गया है। स्वर्णा जी जो मन ही मन खुश हो रही थी, वह अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए कहती है, कैसी बातें कर रहे हो बेटे, तुम तुम वो सबसे खास इंसान हो, तुम्हारे बिना तो यह ब्याह ही नहीं हो सकता। आओ चलो हमारे साथ। स्वर्णा जी की बातें सुन धैर्य उनके साथ चल देता है। जाते वक्त उसके हाथ पंछी के हाथों से छू जाते हैं, जिससे पंछी को एक करंट सा लगता है। उसकी सांस भारी हो गई थी। उसे कुछ धुंधली यादें याद आने लगती है, जिससे उसका सर दर्द कर रहा था। इसलिए वो भी अपना लहंगा संभालते हुए अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। रात का वक्त, धैर्य शर्टलेस होकर बालकनी में खड़ा था। आज आसमान में चांद नहीं निकला था, बल्कि काले बादल घिर आए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि किसी भी पल बारिश हो सकती है। इस वक्त धैर्य की आंखें बंद थी और उसके दोनों हाथ उसके पैंट की जेब में थे। वो वहाँ खड़े ठंडी हवाओं को महसूस कर रहा था। तभी उसके जेब में रखा फ़ोन बजता है, जिससे धैर्य का ध्यान टूटता है। वो फ़ोन उठाकर कान में लगाता है तो सामने वाले की बात सुन उसके होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। धैर्य बिना कोई जवाब दिए कॉल काट देता है और काले आसमान को अपनी गहरी नज़रों से देखते हुए कहता है, बस कुछ पल बाद तुम अपने सीएम साहब की बाहों में होगी छुई मुई। बस कुछ पल इंतज़ार कर लो, फिर हम कोई जुदा नहीं कर सकता, मौत भी नहीं। ये सब कहते हुए धैर्य की आंखों में एक जिद्द, एक पागलपन नजर आ रही थी, जो इस वक्त की गवाही दे रही थी कि 3 साल अपनी छुई मुई से दूर रहने के कारण वो अब उसकी मोहब्बत में पूरी तरह गिरफ्त हो चुका है और अपनी छुई मुई के लिए अब वो मरने मारने से भी पीछे नहीं हटेगा। धैर्य एकटक आसमान में देख अपनी सर्द आवाज़ में कहता है, आसमान का चांद बादलों में छिप चुका है, लेकिन हमारा चांद हमारे नज़रों के सामने है। वो आसमान में मौजूद चांद अब जमी पर जो उतर आया है, इसलिए काले बादल छा गए हैं। धैर्य की आंखों में एक था, उसके शब्दों में छुपे अर्थ क्या थे, ये तक स्वयं महादेव जानते थे। धैर्य अभी भी खड़ा ही था कि तभी एक नौकर आता है और अपना सर झुकाए कहता है, सीएम बाबू, आपको मालिकिन नीचे भोजन के लिए बुलाई है। इतना कह वो वहाँ से चला जाता है। शिवराज राठौर और उनका सक्षम इस वक्त डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। सक्षम तो अभी भी अंदर ही अंदर उबल रहा था, उसके गुस्से का ज्वालामुखी फटने को तैयार था, लेकिन शिवराज राठौर ने उसे शांत कर दिया था, इसलिए वो इस वक्त शांति से बैठा था। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों से नीचे आती धैर्य पर पड़ती है, जो अपने सर की बाजुएं फोल्ड करता आ रहा था। धैर्य का ऑरा ही कुछ ऐसा था कि उसके सामने सब फीके नजर आते थे। सक्षम तो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था, मानो उसका बस चले तो वो अभी उसका खून कर देता। धैर्य आकर सीधे सक्षम के सामने वाले कुर्सी पर बैठ जाता है, जिसे देख सक्षम की पकड़ उसकी चम्मच पर कस जाती है। वहाँ स्वर्णा जी और पंछी दोनों मौजूद थे। पंछी सर नीचे किए खड़ी थी। तभी सक्षम उससे कुछ कहने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही धैर्य हल्की मुस्कान चेहरे पर सजाए पंछी से कहता है, देवी जी, इतने वक्त बाद मिल रहे हैं, अब क्या हमें भोजन भी नहीं परोसोगी? धैर्य क्या कहना चाहता था ये वहाँ मौजूद हर शख्स समझ पा रहे था, सिवाय पंछी के। वह धैर्य की थाली में खाना लगाने लगती है। धैर्य को तो मानो आज एक सुकून का एहसास हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो किसी उसके जलते दिल के ठंडा ठंडा पानी डाल दिया था। पंछी धैर्य की थाली में खाना परोस रही थी। वहीं धैर्य की नज़रें पंछी की उंगलियों में जाकर ठहर जाती है, जहाँ उसने उसकी पहनाई अंगूठी पहन रखी थी, जिसे देख धैर्य को अलग ही खुशी हो रही थी। धैर्य की थाल
में खाना परोस साइड में रख खड़ी हो जाती है। ये सब नज़ारा सक्षम देख रहा था और साथ ही साथ अंदर ही अंदर कूद रहा था। धैर्य सबसे पहले थाली को प्रणाम करता है, उसके बाद एक निवाला जैसे अपने मुंह में रखता है। उसकी आंखों सुकून से बंद हो जाती है। वह इस बात को कैसे भूल जा सकता था जिसका उसने 3 साल तक इंतजार किया था। धैर्य मुस्कुराकर पंछी से कहता है, आपने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। धैर्य के मुंह से ये सुन पंछी चौंक जाती है और हैरानी से कहती है, आपको कैसे पता कि ये खाना मैंने बनाया? आपने आज से पहले मेरे हाथ का खाना खाया है क्या? पंछी की बातें सुन धैर्य के होठों पर बड़ी मुस्कान बड़ी हो जाती है। वहीं पंछी की सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। तभी धैर्य मुस्कुराकर कहता है, कुछ एहसास और कुछ स्वाद ऐसे ही होते हैं जो अर्स बीतने के बाद भी भुलाए नहीं जाते। लेकिन अफसोस कुछ लोग अपने एहसास दूसरे में जगाकर भूल जाते हैं। धैर्य की पहेलियों वाली बातें पंछी को कुछ खास समझ नहीं आती, लेकिन पता नहीं क्यों उसका मन किया कि वो धैर्य को इस पहेली का जवाब दे। इसलिए वो बहुत शांत आवाज़ में कहती है, कोई यूं ही तो अपने दिए एहसास को तो नहीं भुलाता है ना। इसकी की कहानियाँ भी तो कभी दिल को चुभने वाली हो रही होगी। पंछी की बातें सुन धैर्य के कानों में कुछ अल्फाज गूंजने लगते हैं। क्यों किया तुमने ऐसा? तेज आवाज़ में, क्यों? अरे जिस औरत ने तुम्हें दिल से अपनाया, आज तुम उसी की जान लेने को उतारू हो गई। हमने नहीं सोचा था कि तुम ऐसा भी कुछ कर सकती हो। तेज आवाज़ में, क्यों किया तुमने ऐसा? एक पल रुक दाँत पिसकर, लोग तुम्हें मनहूस कहते थे, आज समझ आ रहा है कि उन्होंने सही कहा था। तुम सच में मनहूस हो, हमारे परिवार के लिए तुम सच में मनहूस हो। तुम्हारी मनहूसियत ने हमारे परिवार उछाड़ दिया। धैर्य के कानों में बार बार यही अल्फाज गूंज रहे थे, जिससे उसका चेहरा लाल हो जाता है। अब मानो उसे वहां बैठकर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वहीं पंछी एकटक धैर्य की बड़ी उम्मीद उम्मीद से देख रही थी, मानो धैर्य उसकी पहेली का जवाब एक बार फिर देगा। लेकिन धैर्य बिना खाए खाए अपनी चेयर से उठकर वहां से चला जाता है। उसे इस तरह उठकर जाते देख स्वर्णा जी कहती है, इसे क्या हुआ? ये इस तरह क्यों चला गया? स्वर्णा जी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। वही पंछी भी जैसे धैर्य के पीछे जाने वाली होती है। तभी सक्षम हल्की गुस्से भरी आवाज में कहता है, तुम्हारा पति यहाँ बैठा, वहाँ कहाँ जा रही हो? आकर रोटी दो हमें। सक्षम की बातें सुन पंछी जाकर चुपचाप उसे रोटी दे देती है, लेकिन उसकी नज़रें धैर्य की थाली पर थीं, जिसमें अभी भी खाना वैसा का वैसा ही था। बस धैर्य ने रोटी का एक निवाला ही खाया था। पता नहीं क्यों धैर्य की थाली देख पंछी को अच्छा नहीं लगता। आधी रात का वक्त था, अब तक सब सो चुके थे। वहीं किचन की लाइट जली हुई थी। किचन में इस वक्त पंछी मौजूद थी, जो प्लेट में खाना निकाल रही थी। वो खाने की प्लेट और पानी एक ट्रे में रखती है, उसके बाद किचन से निकल जाती है। हॉल में इस वक्त मध्यम रोशनी थी। उस मध्यम रोशनी में वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एक कमरे की तरफ बढ़ जाती है। कमरे का दरवाज़ा हल्का खुला था और अंदर लाइट जल रही थी, जिसका साफ मतलब यही था कि कमरे में मौजूद शख्स सोया हुआ नहीं है। पंछी को अंदर जाने में घबराहट हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंदर कैसे जाए। इस वक्त वो अपने ही उधरपुन में थी। तभी अंदर से एक कड़क आवाज़ आती है, अंदर आ जाइए। इस आवाज़ को सुन पंछी चिहुक जाती है। उसे ये आवाज़ काफ़ी जाना पहचाना और किसी करीबी का एहसास करवा रहा था। ये आवाज़ किसी और की नहीं, धैर्य की थी। पंछी एक नज़र अपने हाथ में मौजूद खाने के ट्रे को देखती है, उसके बाद चुपचाप ट्रे लिए कमरे के अंदर दाखिल होती है। इस वक्त पंछी की पलकें झुकी हुई थी, लेकिन उसके पैरों में मौजूद पायल ने उसके आने की चुगली करती थी। पंछी धीरे से पलकें उठाए सामने देखती है तो उसके मानो सांसों ही थम जाती है। आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि सामने इस वक्त धैर्य शर्टलेस खड़ा था। धैर्य का गठीला शरीर इस वक्त पंछी की आंखों के सामने था। वो मुंह खोले एक टक धैर्य को देख रही थी। वहीं पंछी की इस हरकत पर धैर्य को हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर सख्ती ही बरकरार रखी थी। पंछी एकटक धैर्य को निहार रही थी।
तभी धैर्य धीरे धीरे कर पंछी की तरफ बढ़ने लगता है। धैर्य को खुद की तरफ बढ़ता देख उसकी आंखों में हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो टुकुर टुकुर बस धैर्य को देखे जा रही थी। तभी धैर्य उसके पास पहुंचता है और उसमें खुले मुंह बंद करता हुए उसके कान में झुककर बेहद आकर्षित आवाज में कहता है, मुंह बंद कर लीजिए वरना मक्खी घुस जाएगी। इतना कह वो पंछी से दूर हो जाता है। वहीं पंछी झेप जाती है। उसके गल शर्म से लाल हो जाते हैं। पंछी को शर्माते देख धैर्य मंद ही मंद हंस रहा था। तभी उसकी नज़र खाने की ट्रे पर जाती है तो वह पंछी से कहता है, ई का है, तुम हमारे वास्ते खाने लाई हो का। इतना का वो पंछी के जवाब की उम्मीद करने लगता है। वहीं पंछी धीरे से हाँ में सिर हिला मीठी आवाज़ में कहती है, हाँ ये हम आपके लिए लाए हैं। वो आपने नीचे ठीक से खाना नहीं खाया था इसलिए। पंछी की बातें मानो धैर्य की सीधा दिल पर लगी थी, जिससे उसने के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो जाकर बेड पर बैठ जाता है। वहीं पंछी भी बेड पर जाकर बैठ जाती है और ट्रे धैर्य की तरफ बढ़ा देती है। फिर बेड से उठकर सर झुकाए खड़ी हो रहती है। धैर्य एक नज़र पंछी को देखता है, फिर अपने उल्टे हाथ से खाने की कोशिश करने लगता है। ये सारी चीज़ें पंछी नोटिस करती है, इसलिए वो उसे रोकते हुए कहती है, अरे ये आप क्या कर रहे हैं। पंछी की बातें सुन धैर्य उसे देख भौवें उचकाकर कहता है, क्या कर रहे हैं मतलब खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं। पंछी मासूमियत से कहती है, हाँ लेकिन आप उल्टे हाथ से क्यों खा रहे हैं, सीधे हाथ से खाइए ना। पंछी की मासूमियत भरी बातों पर धैर्य एक बार फिर अपना दिल हार बैठा था। उसका मन कर रहा था कि वो पंछी को अपने बाहों में भर खूब प्यार करे, लेकिन इस वक्त उससे ने अपने जज्बातों को काबू में कर लिया। पंछी की मासूमियत देख धैर्य भी मासूम सा चेहरा बनाकर अपने सीधा हाथ पंछी को दिखाकर कहता है, हमारे सीधे हाथ में पट्टी लगी है इसलिए हम उल्टे हाथ से खा रहे हैं। अब हमें तो कोई अपने हाथों से खिलाने वाला है नहीं, खुद ही खाना पड़ेगा। ये सब धैर्य बेहद मासूमियत से कहता है, मानो पंछी उसे मासूम इस दुनिया में कोई नहीं। वहीं पंछी के चेहरे पर धैर्य के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। वो वापस से बेड पर बैठती है और जल्दी से धैर्य के हाथ अपने हाथ में लिए फिक्र जताते हुए कहती है, ये आपको हाथ को क्या हुआ, ये पट्टी क्यों बांध रखी है, आपने जरा भी अपना ध्यान नहीं रख सकते हैं क्या आप अपना। हुई हाय, कितनी हक से डांट रही थी पंछी अपने पतिदेव को। इंसान बस यादें भूल सकता है, एहसासों को कभी नहीं भूलता, और यही पंछी के साथ हो रहा था। भले वो अपनी पिछली जिंदगी को पूरी तरह भूल चुकी थी, लेकिन उसके दिल के कोने में जो धैर्य के लिए बेशुमार प्यार था वो आज भी ताज़ा था। धैर्य पंछी को एकटक देख रहा था, जिसने अपने नाजुक से हाथ में धैर्य का हाथ पकड़ रखा था और प्यार से उसकी पट्टी पर हाथ फेर रहे थे। तभी धैर्य उसके चेहरे को देखते हुए मासूमियत से कहता है, हमें भूख लग रही है। धैर्य की आवाज़ से पंछी का ध्यान टूटता है और वो जल्दी से धैर्य का हाथ छोड़कर अपनी नजरें फेरते हुए कहती है, माफ़ कीजिए। हाय, कितनी प्यारी लग रही थी। अब तो धैर्य बाबू भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। धैर्य पंछी की झिझक अच्छी तरह महसूस कर सकता था, इसलिए वो उसका ध्यान भटकाते हुए कहता है, ए छुमुई, हमको बहुत भूख लग रही है, अब खिलाओगी भी कि ऐसे ही पूरी रात साथ बैठे जगराता करना है। ये धैर्य की मुंह से छूमी सुन पंछी एकटक धैर्य को देखने लगती है। वही धैर्य भी मुस्कुराते हुए पंछी को देख रहा था। पता नहीं पंछी को अचानक क्या होता है। वो रोटी का टुकड़ा लिए उसे सब्जी में डूब धैर्य के होठों की तरफ बढ़ा देती है। वही धैर्य भी मुस्कुराते हुए उसके हाथों से खा लेता है। उसके बाद वो भी पंछी की तरफ एक निवाला बढ़ाता है, जिसे पंछी असमंजस में देखने लगती है। तभी धैर्य मुस्कुराकर कहता है, हमें पता है तुमने भी कुछ नहीं खाया है, अब खा लो, इतनी दुबली पतली हो कि हवा में उड़ जाओगी। धैर्य की बातों से पंछी की हंसी छूट जाती है। वो भी धैर्य के हाथों से खा लेती है। उसे धैर्य से एक अलग ही अपनापन का एहसास हो रहा था, जो उसे सक्षम के साथ कभी महसूस नहीं हुआ। धैर्य पंछी को खिलाते हुए कहता है, ए झुमुई, तुम खाना वरना
वाना नहीं खाती हो क्या, जो इतनी दुबली पतली हो? तुम्हारा होने वाला पति ख्याल नहीं रखता है क्या? पंछी धैर्य की हाथों से खाते हुए मासूमियत से कहती है, ऐसा नहीं है साहब, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। वो हर दिन सुबह और शाम हमें दूध से भरा ग्लास देते हैं पीने के लिए, बहुत ख्याल रखते हैं वो हमारा। पंछी ये सब अपने ही धुन में कह रही थी। वहीं धैर्य के दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। कुछ ही देर में उसका खाना हो जाता है तो पंछी वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी उसके पैर उसके लहंगे में उलझ जाते हैं और वो सीधा धैर्य के ऊपर गिर जाती है। इस वक्त उसके दोनों हाथ धैर्य के खुले सीने पर थे, वहीं धैर्य का हाथ पंछी के खुले कमर पर। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। धैर्य के रूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला था, जिससे वहाँ से गुजर रहा एक शख्स उन दोनों को देख लेता है और उन दोनों को इतने पास देख उसका खून खौल जाता है। पंछी और धैर्य का खाना हो जाता है, जिसके बाद पंछी प्लेट लिए वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन तभी उसका पैर उसके लहंगे में उलझ जाता है और वो गिरने वाली होती है। तब पंछी गिरती उससे पहले धैर्य उसे अपने ऊपर खींच लेता है। इस वक्त पंछी धैर्य की गोद में थी, उसके दोनों हाथ धैर्य के खुले सीने पर थे, वहीं धैर्य के हाथ पंछी के कमर पर। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, जिससे दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। खिड़की खुले होने के कारण पंछी के लंबे गाल उसके चेहरे को ढक रहे थे, साथ ही उसकी पलकें भी झुकी हुई थी। धैर्य एकटक पंछी के चेहरे को निहार रहा था, जिस पर पंछी के खूबसूरत बालों का पर्दा मौजूद था। धैर्य अपने उंगली से बेहद आहिस्ता से पंछी के चेहरे से उसके बालों को हटाता है। धैर्य की छुअन से पंछी का रोम रोम रुक सिहर रहा था, उसके होठ फरफरा रहे थे। दोनों का चेहरा एक दूसरे के बेहद करीब था, जिस कारण दोनों एक दूसरे की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहे थे। पंछी को धैर्य की करीबी से कुछ कुछ हो रहा था, उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी, साथ ही उसे धैर्य की छुअन काफ़ी जानी पहचानी लग रही थी। वही धैर्य तो पंछी की करीबी से हर चीज़ भूल बैठा था। उसे इस वक्त बस एक ही चीज़ नज़र आ रही थी, उसकी छुई, जो पूरी 3 साल बाद उसकी आंखों के सामने थी। उसका दिल अब मानो उसके बगावत पर उतर आया था। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और उनकी करीबी कोई दरवाजे पर खड़ा देख रहा था। जब उसकी करीबी उससे देखी नहीं जाती तो वो एक नज़र उन्हें अपनी लाल आंखों से देख उल्टे पैर वापस लौट आ जाता है। धैर्य की नज़रें पंछी के कांपते हुए होठों पर जाकर ठहर जाती है। धैर्य ये चीज़ अच्छे से महसूस कर सकता था कि इन 3 सालों में पंछी के शरीर पर कई तरह के बदलाव आ चुके थे। अब पंछी एक काली सी फूल बन चुकी थी, उसके शरीर के साथ साथ उसकी रंगत भी निखर चुकी थी। धैर्य धीरे धीरे पंछी के होठों के करीब बढ़ने लगता है। वही पंछी धैर्य की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगर यूँ कहूँ तो धैर्य की करीबी उससे उसे आंखें अपने आप ही बंद हो गई। ये गलत नहीं होगी। पंछी के नाजुक हाथ धैर्य के खुले सीने पर थे। जैसे जैसे धैर्य उसके होठों के करीब बढ़ रहा था, वैसे वैसे पंछी के नाखून धैर्य के सीने पर जख्म दिए जा रहे थे। लेकिन इस वक्त ना जाने इस चीज़ का एहसास धैर्य को था और ना ही पंछी को। दोनों दुनिया जहाँ से बेखबर इस वक्त एक दूसरे को बस महसूस करना चाहते थे। धैर्य का होठ हल्का सा पंछी के होठों से छूता है। तभी पता नहीं पंछी को क्या होता है, वो झट से धैर्य को धक्का दे उससे दूर हो जाती है और हाँफते हुए कहती है, नहीं, गलत है, ये बहुत गलत है। पंछी बस एक ही चीज़ दोहरा रही थी। वहीं पंछी को ऐसा धैर्य घबरा जाता है। वो जल्दी से पंछी के पास जा उसे समझाते हुए कहता है, कुछ गलत नहीं है। धैर्य इतना का जैसे ही पंछी को पकड़ने जाता है तो वो धैर्य को खुद से दूर झटक आंसू भरी आंखों से कहती है, सही कहा आपने, गलत नहीं है बल्कि पाप है। पाप हुआ है हमसे। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम कैसे बहक सकते हैं? हम अपवित्र। पंछी को पता नहीं था कि वो क्या बोले जा रही थी।
बोले जा रही है। वहीं जब धैर्य पंछी के आखिरी शब्द सुनता है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो पंछी की बाजुओं को मजबूती से करते हुए हल्की तेज आवाज में कहता है, चुप, एक शब्द नहीं निकलनी चाहिए तुम्हारे मुंह से। धैर्य इस वक्त गुस्से से कांप रहा था। आखिर ये चीज कैसे बर्दाश्त कर रहा था कि उसकी छू में उसकी मोहब्बत उसकी छुअन से अपवित्र हो जाएगी। धैर्य से अपनी गुस्सा नहीं संभल रहा था। वह पंछी से दूर होता है और वहां मौजूद लैंप को जो उड़ से फर्श पर पटक देता है, जिससे पंछी और डर जाती है। इस वक्त वो कांप रही थी, लेकिन धैर्य ने तो मानो अपना गुस्सा के आगे पंछी को नजरअंदाज कर दिया था। पंछी अपने कानों को हाथों से ढक लेती है। इस वक्त वो पूरी तरह कांपते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, मारना नहीं। पंछी यही दोहरा रही थी। तभी धैर्य की नज़र पंछी पर जाती है। उसे इस तरह पैनिक करते देख वो घबरा जाता है और झट से पंछी को अपने गले से लगा उसके बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से कहता है, कुछ नहीं हुआ है, हम है ना, शांत हो जाओ। धैर्य प्यार से पंछी के बालों में हाथ फेर रहा था। कुछ ही देर में वो उसके गले लगे ही आंखें बंद कर लेती है। धैर्य एक नज़र टूटे हुए लैंप को देखता है, उसके बाद झट से पंछी को गोद में उठाए कमरे से निकल जाता है। धैर्य पंछी को लिए उसके कमरे में आता है और उसे ले जाकर उसके बेड पर सुला देता है। लेकिन तभी उसकी नज़र पंछी के कपड़ों पर जाती है। पंछी ने इस वक्त सगाई वाला लहंगा ही पहन रखा था, जिससे सोना आसान नहीं था। धैर्य गहरी सांस छोड़ पंछी के माथे को प्यार से चूमकर कहता है, सॉरी छोमी, भले हम आज भी तुम्हारे पति हैं, लेकिन तुम्हारे नज़रों में तो हम एक आए मर्द हैं और हम तुम्हारे इजाज़त के बिना तुम्हारे कपड़े नहीं बदल सकते। लेकिन बहुत जल्द हम अपना ये हक हम तुम्हारे मर्जी से लेंगे, जब हम फिर से तुम्हें ब्याह कर ले जाएंगे। धैर्य पंछी को कंबल उड़ा देता है और जैसे जाने के लिए खड़ा होता है, पंछी की नींद में ही धैर्य का हाथ पकड़ लेती है, जिससे महसूस कर धैर्य के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन वो पंछी को अच्छे से सुला कमरे से निकल जाता है। आज पंछी की मेहंदी थी, इसलिए वो अपने कमरे में तैयार हो रही थी। इस वक्त वो शीशे के सामने बैठी थी। पंछी पूरी तरह तैयार थी। उसने हरे रंग का बेहद खूबसूरत सा लहंगा पहन रखा था। बालों को फूलों से सजाकर उसे खुले छोड़े थे। गले में हार, मंटिका, झुमके, साथ ही चेहरे पर मेकअप के नाम पर बस आंखों में काजल और होठों पर लिपस्टिक। इसी में पंछी कयामत ढा रही थी, मानो आसमान से कोई अप्सरा उतर जमी पर आ गई है। पंछी आज बला की खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जो चमक एक दुल्हन के चेहरे पर होना चाहिए थी, वो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। उल्टा पंछी को चेहरे मुरझाया हुआ था, उसके पलकें झुकी हुई थी। उसने थोड़ी भी जहमत नहीं उठाई खुद को शीशे में देखने की। पंछी के दिमाग में पिछली रात की चीज़ें किसी रील की तरह घूम रही थी। बार बार उसके जहन में धैर्य की करीबी नजर आ रही थी। धैर्य का उससे छूना, उसे छूमी कहना, धैर्य की आंखों में खुद के लिए बेशुमार मोहब्बत और जुनून जो पंछी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उस बेशुमार मोहब्बत को देखकर भी अनदेखा कर रही थी। पंछी इस वक्त अपने ही ख्यालों में खोई थी। तभी कमरे में स्वर्णा जी आती है। जैसे उनकी नज़र पंछी पर जाती है, उनके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो पंछी की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है और जाकर उसके पीछे खड़ी हो उसकी बलाइयाँ लेते हुए कहती है, हाय मेरे बच्ची, कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नज़र ना लगे। इतना कह वो अपने आंखों से काजल निकाल पंछी के कानों के पीछे लगा देती है। स्वर्णा जी की इस हरकत से पंछी का ध्यान टूटता है और वो उन्हें सवालिया नज़रों से देखते हुए कहती है, माँ आप कब आए? पंछी के चेहरे पर इस वक्त असमंजस के भाव थे, जिसे देख स्वर्णा जी हल्का मुस्कुराकर कहती है, क्या बात है लाडो, किसी के ख्यालों में इस कदर खोई गई थी कि अपनी माँ के आने तक का एहसास नहीं हुआ।
स्वर्णा जी की बातें सुन पंछी छिप जाती है, क्योंकि एक बार फिर उसके जहन में धैर्य की छवि आने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब उसकी शादी सक्षम से होने वाली है तो वो धैर्य की तरफ क्यों खींची चली जा रही है। धैर्य से उसे क्यों एक अपनापन का एहसास हो रहा है। पंछी अपने ही उधेड़बुन में थी, वहीं उसे फिर से खुद में खोया देख स्वर्णा जी प्यार से उसका गाल छूकर कहती है, क्या हुआ बेटिया, कोई बात परेशान कर रही है क्या? अगर तुम चाहो तो अपने दिल का हाल हमसे बांट सकती हो। आखिर हम माँ बेटी हैं। एक बेटी तो हमेशा अपने माँ से ही अपने दुख बांटती है ना। स्वर्णा जी की इतने अपनापन से कहा था कि पंछी चाहकर भी मना नहीं कर पाई। वो थोड़ा झिझकते हुए कहती है, माँ एक बात ना हमें बहुत परेशान कर रही है, समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे कहें। पंछी के चेहरे पर इस वक्त परेशानी की रेखा खींच चुकी थी। तब स्वर्णा जी प्यार से उसका माथा चूमकर कहती है, जो कहना है बेझिझक कहो बेटिया, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। पंछी गहरी सांस छोड़कर कहती है, अम्मा हमारी शादी किसी और से होने वाली है, लेकिन हमारे जहन में बार बार कोई और आते हैं। हालांकि हम उनसे पहली बार मिले हैं, लेकिन फिर भी हमें एक अपनेपन का एहसास होता है। ऐसा क्यों होता है? आप समझ रही है ना हम क्या कहना चाहते हैं। इतना कहा पंछी काफ़ी उम्मीद भरी नज़रों से स्वर्णा जी को देखती है। वहीं स्वर्णा जी कुछ पल पंछी को देखती है, उसके बाद मुस्कुराकर कहती है, अक्सर ऐसा होता है बिटिया कि हमारा दिल किसी और को चाहता है और हमें किसी कारणवश किसी और से जोड़ दिया जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम किसी दबाव में कोई फैसला ना लो, बल्कि दिल से लो हो। अपने आंखें बंद कर और देखो कि तुम्हें कोई दिखता है। जो दिखेगा सोच लेना वही तुम्हारा सच्चा हमसफ़र है। इतना कह वो कमरे से बाहर निकल जाती है। वही पंछी बस अपना सपना जी के बातें के बारे में सोचते रहती है और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है और चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। अचानक से उसे अंधेरे के बीच से एक रोशनी निकलती है, जहाँ एक शख्स चल आ रहा था, लेकिन ज़्यादा रोशनी के कारण वो नज़र नहीं आ रहा था, जिससे पंछी के माथे पर लकीरें उभर आई थी। धीरे धीरे वह शख्स सामने आता है और पंछी जैसे उसका चेहरा देखती है, झट से आंखें खोल देती है। इस वक्त उसके माथे पर पसीने उभर आए थे और वो हल्का हल्का हाँफ रही थी। पंछी खुद के शीशे में देखते हुए कहती है, सीएम साहिब, वो हमें कैसे देख सकते हैं? हमारा ब्याह तो साहिब से होने वाली है ना। ये क्या हो रहा है महादेव हमारे साथ? ये कौन सा खेल खेल रहे हैं आप हमारे साथ? पंछी के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। धैर्य का कमरा। धैर्य इस वक्त शीशे के सामने खड़ा था। वो शीशे में अपना अक्स देखते हुए डेविल स्माइल करता है। कोई खेल नहीं ये छुमई, ये मेरी मोहब्बत का जुनून है, जिससे तुम खींची चली आ रही हो। आज तुम्हारी मेहंदी है और तुम्हें मेहंदी अपने सीएम के नाम की लगेगी। तुम्हारे हाथों की लकीरें में मेरा नाम बहुत पहले ही लिखा चुका है, अब तुम्हारी मेहंदी में भी मेरा नाम होगा। इस वक्त धैर्य के एक्सप्रेशन काफ़ी खतरनाक थे। धैर्य ने भी हरा कुर्ता और सफ़ेद पैजामा पहन रखा था, हाथों में स्मार्ट वॉच, बालों को सलीके से सेट कर कुल मिलाकर धैर्य भी आज क़यामत ढा रहा था। वो पंछी को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार था। धैर्य खुद को बड़े जुनून से शीशे में निहार रहा था। तभी उसका फ़ोन बजता है और वो फ़ोन उठा जैसे कान पर लगाता है। उस सामने वाले की बातें सुन उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। मेहंदी की रस्म काफ़ी धूमधाम से निभाई जा रही थी। सभी ने आज हरे रंग के वस्त्र पहने थे। पंछी इस वक्त एक खूबसूरत से स्टेज पर बैठी थी, जो खास उसके लिए बनाया गया था। दो लड़कियां मिलकर उससे मेहंदी लगा रही थी। वही पंछी का ध्यान तो मानो कहीं और ही था। उसके दिमाग में इस वक्त कुछ और ही चल रहा था। उसके जहन में अभी भी धैर्य था। उसकी नज़रें
मानो बेचैनी से कहीं किसी का इंतजार कर रही थी, और इस शख्स को देखने की तड़प उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। कई लोग नाच रहे थे और कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। वहीं सक्षम अपने पापा के साथ कोने में खड़ा था। उसके चेहरे पर इस वक्त गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जो छुपाए नहीं छुप रहा था। शिवराज राठौर अपने बेटे को शांत करते हुए कहता है, शांत हो जाओ मुन्ना, तनिक दिमाग को ठंडक दो, गुस्सा करने से कोनो लाभ नहीं है। अपने पापा की बातें सुन सक्षम दांत पिसते हुए कहता है, गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ पापा? आपको पता है वो धैर्य सिंह राठौर को देख हमारा खून तो ऐसे ही जल जाता है। अब से वो बर्दाश्त नहीं होता। ये सब कहते हुए सक्षम के चेहरे पर अलग ही गुस्सा और नफरत नजर आ रही थी। वो शिवराज राठौर की भी बाखूबी शिवराज राठौर भी बाखूबी महसूस कर पा रहे थे। वो सक्षम का कंधा दबाते हुए कहते हैं, असली खिलाड़ी वो होता है मुन्ना, जो अपने दुश्मन की कमजोरी का ध्यान रखे, ना कि खुद गुस्से की आग में जले। हमें उस ससुर धैर्य को तरपाने हैं। आखिर हम भी तो देखें कि अपनी लगाई के हाथों पर किसी और के हाथ की मेहंदी लगते देख वो कैसे बर्दाश्त करता है। ये सब कहते हुए शिवराज के होठों पर कुटिल मुस्कान थी और पंछी के हाथों पर काफ़ी खूबसूरत सी मेहंदी लगी थी, लेकिन उसका ध्यान मेहंदी पर ना होकर सीढ़ियों पर थी, जहाँ से धैर्य अपने कुर्ते की बाजू फोल्ड करता है हुए नीचे आ रहा था। धैर्य को देख तो एक पल के लिए मानो पंछी की सांसें ही थम चुकी थी, लेकिन पर्सनालिटी कुछ इस प्रकार की थी कि पंछी क्या वहाँ मौजूद लड़कियां भी अपने नज़रें नहीं हटा पा रही थी। सबके मन में तो यही चल रहा था कि कोई सीएम इतना हैंडसम भी हो सकता है क्या? अगर सीएम धैर्य सिंह राठौर हो तो हैंडसम हो सकता है। पंछी एकटक धैर्य को देख रही थी। तभी मेहंदी वाली कहती है, मैम किसका नाम लिखना है? पंछी ने मानो मेहंदी वाले के अल्फाज सुने ही ना हो, वो धैर्य में ही खोए हुए कहती है, सीएम साहब। उफ, पंछी के मुंह से सीएम साहब कितना सुंदर खूबसूरत सुनाई दे रहा था। मेहंदी वाले उसे एक नज़र देखती है, फिर उसके हाथों में बड़ी खूबसूरती से सीएम साहब लिख देती है, जिसका एहसास पंछी को भी नहीं था। सक्षम तो अंदर ही अंदर धैर्य को देख चलने से मरे जा रहा था, क्योंकि मेहंदी उसकी थी, लेकिन सबका ध्यान धैर्य ने चुरा लिया था। सभी उसके आगे पीछे घूम रहे थे, यहाँ तक कि सक्षम के दोस्त भी। एक तरह से कहा जाए तो वो भी धैर्य की चापलूसी कर रहे थे। आज पंछी बल्ला की खूबसूरत लग रही थी। पंछी को देख उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वही पंछी की आंखों के सामने रात का मंजर आ जाता है, जिससे वो जल्दी अपनी नजरें चुराने लगती है। इस वक्त पंछी के चेहरे पर हया की लाली बिखरी हुई पड़ी थी, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। वही पंछी को इतने प्यारे तरीके से नजरें चुराते देख धैर्य के होठों पर बड़ी सी मुस्कान तैर जाती है। धैर्य के कारण वहां चारों तरफ उसके बॉडीगार्ड बिखरे पड़े थे, जो खास उनकी सुरक्षा के लिए थे। धैर्य की नजरें बार बार पंछी पर बनी हुई थी। एक लड़की भागते हुए आती है और किसी पागल की तरह धैर्य को निहारते हुए कहती है, आप सच में सीएम हो ना? मैं आपको छूकर देख सकती हूँ क्या? धैर्य पंछी को निहारते हुए अपनी सर्द आवाज़ में कहता है, लगता है तो मुझे भी है कि मैं सीएम हूँ और आप मुझे छू सकती हैं, लेकिन हमारे जो बॉडीगार्ड्स हैं ना, जब वो लोग मारने पर आते हैं तो जेंडर नहीं देखते। धैर्य की बातें सुन उस लड़की की आंखें डर फैल जाती हैं और वहाँ से भाग जाती है। वहीं धैर्य अभी भी प्यार से पंछी को निहार रहा था। पंछी भी ये चीज़ बाखूबी महसूस कर पा रही थी कि धैर्य उसे ही निहार रहा है। ये महसूस कर उसकी धड़कनें बढ़ गई थी और वो अपने चेहरा तक ऊपर नहीं उठाती। पंछी की ये हरकत धैर्य को बड़ी बेचकानी और बेहद प्यारी लग रही थी। पप्पू जो बेहद वहाँ पर भेष बदलकर मौजूद था, वो अपनी चील जैसी नज़रों से सभी को देख रहा था। उसका ध्यान हर वो शख्स पर था जो पंछी से मिलने आ रहे थे। वो पंछी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। तभी उसका ध्यान एक औरत पर
जो किचन की तरफ जा रही थी। उस औरत के पहनावे से साफ पता चल रहा था कि वो एक नौकर है। पप्पू आसपास अपनी नजरें घुमा उस औरत के पीछे पीछे चला जाता है। अभी किचन के बाहर खड़े उस औरत पर नजर रखे हुए था जो दूध गर्म कर उसे एक गिलास में डालते हुए खुद से कह रही थी, ये बड़े घर के लोग के भी ना अलग ही चोचले हैं। अरे मेहंदी है आज तो रहने देते, लेकिन नहीं, आज भी छोटे मालकिन को देने का फरमान दे दिया। अरे इतना ही फिक्र होती है तो खुद ही कर ले सारा काम। और इस उस औरत की बातें से साफ पता चल रहा था कि वो चिढ़ी हुई थी। दूध का गिलास में डालने के बाद वो अपने आंचल से बंधी एक पुड़िया निकालती है और उसे उस दूध में डाल देती है और उस पुड़िये को वो वहीं छोड़ दूध का गिलास लिए किचन से निकल जाती है। पप्पू जो उस औरत के जाने का इंतजार कर रहा था, उस औरत के जाते ही वो किचन में जाता है और झट से उस पुड़िये को उठा लेता है जिस पर कुछ अवशेष मौजूद थे। वो जल्दी से उस पुड़िये को अपने जेब में डाल वहाँ से निकल जाता है। पंछी को मेहंदी लग चुकी थी और वो चुपचाप बैठी हुई थी। वहीं बाकी मेहमान खाने चले गए थे। उसे भी काफ़ी तेज भूख लग रही थी, लेकिन वो ये किससे कहती। सक्षम से ये वो खुलकर कह नहीं सकती थी क्योंकि सक्षम उसे खाना तो नहीं खिलाता, लेकिन चार बातें अवश्य सुना देता। वैसे भी वो 3 साल से भले सक्षम के साथ एक छत के नीचे रह रही थी और सक्षम ने उसे ये एहसास भी दिलाया था कि दोनों एक दूसरे के प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी पंछी को सक्षम हमेशा से एक अजनबी ही लगा। उसे हमेशा ये एहसास होता आया कि उसे प्यार तो है, लेकिन शायद सक्षम से नहीं है। पंछी को काफ़ी तेज भूख लग रही थी। उसने सुबह नाश्ता नहीं किया था। वो आसपास नजरें घुमा स्वर्णा जी को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नज़र नहीं आती है। ये देख वो थोड़ा मायूस हो जाती है और वहाँ से गुजर रहे एक वेटर से पूछती है, माँ कहाँ है। पंछी की आवाज़ में वो वेटर रुक जाता है और काफ़ी आदरपूर्वक कहता है, मालकिन बाहर मेहमानों को देख रही है, आप कहे तो उन्हें बुला दूँ। पंछी नाम में सिर हिलाकर कहती है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। वेटर वहाँ से चला जाता है। हॉल में पंछी अकेले मौजूद थी। उसकी मेहंदी अभी पूरी तरह से सूखी नहीं थी और इसी कारण उसे एक जगह पर बैठना पड़ रहा था, जिस कारण अब उसकी कमर में दर्द कर रही थी। पंछी चुपचाप बैठी हुई थी। वहीं पंछी का मुरझाया चेहरा धैर्य से छुपा नहीं था। वो अपने एक आदमी से कहकर पंछी के लिए खाना मंगवा लेता है। धैर्य का आदमी पंछी का खाना एक प्लेट में लाकर धैर्य को दे देता है, जिसके बाद धैर्य प्लेट लिए स्टेज की तरफ बढ़ जाता है और जाकर ठीक पंछी के बराबर में बैठ जाता है। वहीं धैर्य को अपने बगल में बैठा देख पंछी हैरान रह जाती है और अपनी बड़ी बड़ी पलकों से धैर्य को देखते लगती है। तभी धैर्य चम्मच से चावल और दाल मिक्स कर उसके तरफ बढ़ा देता है। वहीं पंछी कभी धैर्य को देखती तो कभी चम्मच को। उसे इस तरह देखता देख धैर्य कड़क लहजे में कहता है, देखने भर से ये खाना तुम्हारे पेट में नहीं जाने वाला है, इसके लिए तुम्हें मुंह खोलना होगा। पंछी कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपना मुंह हल्का सा खोल देती है, जिसके बाद धैर्य धीरे धीरे पंछी को खाना खिलाने लगता है। धैर्य का पूरा ध्यान पंछी को खाना खिलाने में था, लेकिन पंछी की नज़रें धैर्य पर टिकी हुई थी। वो एकटक धैर्य को देख रही थी। उसे धैर्य से एक अलग ही खिंचाव महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लगता था मानो धैर्य से उसे बहुत गहरा नाता हो। पहले पंछी के जहन बीती यादें मिट चुकी थी, लेकिन उसके जहन में ये जो धैर्य के लिए बेशुमार मोहब्बत थी वो आज भी बेकरार थी। धैर्य पंछी को अच्छे से खाना खिला देता है। तब पंछी उससे सवाल करती है, आप मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हैं? हमें तो मिले बस मुश्किल से 24 घंटे ही हुए हैं ना, फिर हर बार मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं आपको बहुत पहले से जानती हूँ, जैसे बहुत गहरा नाता है हमारा। ये सब कहते हुए पंछी के चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन थे। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो वो
अपने सवालों का जवाब जानना चाहती हो और उसे वो जवाब मिल नहीं रही है। धैर्य पंछी के हैरान परेशान चेहरे को एक नज़र देखता है और उसके बाद गहरी सांस छोड़कर कहता है, कुछ सवालों के जवाब मिलते नहीं हैं, हमें खुद ढूंढना पड़ता है। इतना कह वो वहाँ से उठकर चला जाता है और पंछी पीछे छोड़ जाता है। पंछी के मन में एक नया सवाल। अब पंछी ने मानो ठान लिया था कि अपने सवालों के जवाब ढूंढकर रहेगी। रात का वक्त। धैर्य फिर एक बार शटलेस बालकनी में खड़ा था। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। वो अपनी आंखें खोल सामने उस काले बादलों को एकटक निहारने लगता है। धैर्य का चेहरा इस वक्त बहुत शांत था, लेकिन इसके एक जंग चल रही थी। वो अभी उन काले बादलों को निहार ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजता है। वो जब फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखता है तो उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो फ़ोन उठा अपने कान पर लगाता है, तभी अंश की प्यारी सी आवाज़ आती है, पापा। अंश की आवाज़ सुन धैर्य की आंखें सुकून से बंद हो जाती है। तब अंश एक और बार अपनी तोतली आवाज़ में कहता है, पापा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ये अंश की प्यारी प्यारी बातें सुन धैर्य हल्का मुस्कुराकर कहता है, वो कहा है ना छोटे चूहे, इतने देर बाद हम तुम्हारी आवाज़ सुन रहे हैं, इसलिए हमसे कुछ बोला नहीं जा रहा है। वैसे तुमने खाना खा लिया? अंश मासूमियत से कहता है, ओफो ये सब तो मुझे पूछना चाहिए ना। अंश के इस बात पर धैर्य की हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए कहता है, कतई हमारी अम्मा बन रहे हो तुम। अच्छा ये बताओ हम तुम्हारे लिए दिल्ली से क्या लेकर आए? धैर्य की बात पर अंश कुछ सोचते हुए कहता है, आज को ना छोटी बहन चाहिए। अंश की बातें सुन धैर्य की भौवें तन जाती है। वो हल्के कड़क आवाज में कहता है, और ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में किसने डाला? तुम्हारे बाप ने ना? अंश मासूमियत से कहता है, उन्होंने कहा था कि छोटी बहन बली अम्मा और पापा दे सकते हैं। अंश ने ये इतने प्यारे तरीके से कहा था कि धैर्य खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। वो हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, हम तुम्हारी बड़ी अम्मा को पहले ला दे, उसके बाद तुम्हें बहन देने के बारे में सोचेंगे। कुछ देर धैर्य और अंश बातें करते हैं। उसके बाद धैर्य का कॉल कट देता है और एकटक आसमान में देखते हुए कहता है, हमें तुमसे एक प्यारी सी बेटी चाहिए, मुई मुई, जो हर रूप में तुम्हारी तरह हो, तुम्हारी तरह मासूम प्यारी, जिसे देख हर किसी को उससे प्यार हो जाए। हमारे प्यार की निशानी, हमारी बिटिया। ये सब कहते हुए धैर्य के चेहरे पर एक अलग ही सुकून नज़र आ रहा था। मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हो चुका था और अब तक सारे मेहमान जा चुके थे। वहीं पंछी इस वक्त अपने बाथरूम में मौजूद थी। वो वॉश बेसिन के सामने अपनी मेहंदी निकाल रही थी। तभी उसका ध्यान मेहंदी पर लिखे नाम पर जाता है, जिसे देख वो धीरे से फुसफुसाती है, सीएम साहब। पंछी के चेहरे पर अजीब से भाव थे। वो उस नाम को देख खुद से कहती है, ये नाम ये मैंने कब लिखवाया? झिझकते हुए, महादेव क्या हो रहा है मेरे साथ? इस वक्त पंछी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह झट से नल चालू कर रगड़ रगड़ कर अपनी मेहंदी से धैर्य का नाम छुटाने लगती है, जो इतना आसान तो नहीं था, लेकिन पंछी के हाथों में ही नहीं, स्वयं की किस्मत की में धैर्य का नाम लिखा जा चुका था। और उसकी किस्मत में धैर्य का नाम तो स्वयं महादेव ने सुनहरे अक्षरों से लिखा डाला था, जो मिटा पाना इतना आसान नहीं था। पंछी रगड़ रगड़ कर मेहंदी से नाम छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेहंदी काफ़ी गहरा रच चुकी थी और अब तो नाम मिटना नामुमकिन था। पंछी गहरी सांस लेते हुए कहती है, खुद का अक्स शीशे में देखती है और कहती है, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? महादेव आखिर आप क्या चाहते हैं? पंछी एक नज़र खुद की मेहंदी को देखती है, जो काफ़ी गहरी रच चुकी थी और उस पर मौजूद धैर्य का नाम काफ़ी सुंदर खूबसूरत नज़र आ रहा था। पंछी नल बंद कर बाथरूम से निकल जाती है और जाकर बेड पर बैठ जाती है। पंछी के अपने स्लीपर नहीं पहन रखा था। वो अपने पैर हिला रही थी, जिस कारण उसके पैर में मौजूद पायल काफ़ी खूबसूरत ध्वनि पर उत्पन्न हो रही थी। पंछी किसी गहरी सोच में गुम थी। कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में, जिसका जवाब उसे खुद नहीं पता था। वो एक नज़र
फिर अपनी मेहंदी को देखती है जहाँ, और उसके नज़र फिर से धैर्य के नाम पर जाकर ठहर जाती है। वह एकटक उस नाम को निहारने लगती है और खुद से कहती है, महादेव, अपनी किस्मत का फैसला अब हमने आपके हाथों में छोड़ा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। इतना कह वो बेड पर लेट जाती है और एकटक मेहंदी को देखने लगती है। धैर्य अपने कमरे में मौजूद था। इस वक्त वो बेड पर आंखें बंद किए बैठा था। भले धैर्य की आंखें बंद थी, लेकिन उसके चेहरे पर स्माइल थी। वो आंखें बंद किए हुए कहता है, तुम्हारे ऊपर हमारे नाम की मोहर छप चुकी है छुई मुई, और वो इतनी आसानी से हटने वाली नहीं है। आने वाले 7 जन्मों में तुम सिर्फ मेरी बनकर रहोगी। धैर्य के चेहरे की मुस्कान बड़ी होती जा रही थी और उसने ये सब काफ़ी जुनून से कर रहा था। पहले पंछी सिर्फ धैर्य की मोहब्बत थी, लेकिन अब वो उसका जुनून बन चुकी थी, जो अब सर चढ़कर बोल रहा था। पप्पू इस वक्त हॉस्पिटल के बाहर था, उसके हाथों में रिपोर्ट की फाइल थी। साथ ही चेहरे पर एक अलग ही चिंता नजर आ रही थी। वो खुद से कहता है, मुझे भैया जी को ये रिपोर्ट के बारे में जल्दी बताना होगा। उन्हें बताना होगा कि वो शिवराज राठौर और उसका वो लौंडा भाभी के साथ क्या किए हैं और क्या कर रहे हैं। तभी भाभी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही, उससे पहले ही हमें उन्हें बता देना चाहिए। पप्पू के माथे पर इस वक्त हल्के हल्के पसीने मौजूद थे। वो जल्दी से रोड क्रॉस करते हुए अपने जीप की तरफ बढ़ता है और जाकर जल्दी से उस फाइल को जीप में डाल धैर्य को फ़ोन करने के लिए जब से अपना फ़ोन निकालने लगता है, लेकिन उसके जेब में उसका फ़ोन मौजूद ही नहीं था, जिससे वो चिढ़कर अपने माथे पर हाथ फेरते हुए कहता है, अब अबे अब ई का नया समस्या हो गया। जब ज़रूरत होती है तब कौनो कांड हो जाता है। लगता है हमारा फ़ोन डॉक्टर के केबिन में ही छूट गया है। इतना का वो एक नज़र उस फाइल को देख वापस से रोड क्रॉस करते हुए हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगता है। तभी सामने से एक तेज रफ्तार में आ रही ट्रक उसे उड़ाते हुए चले जाती है। पप्पू रोड पर लहूलुहान पड़ा हुआ था और हिचकियाँ ले रहा था। अब तक वहाँ हफरा तफरी मच चुकी थी। वहाँ कई लोग इकट्ठा हो चुके थे। आधी रात का वक्त था। पंछी अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसका गला सूखने लगता है। उठकर जैसे जग ले ग्लास में पानी डालने लग जाती है तो देखती है ग्लास खाली है। पंछी मासूम सा चेहरा बना पहले जग को देखती है, उसके बाद बिना स्लीपर पहने कमरे से बाहर निकल जाती है। हॉल में बस मध्यम रोशनी थी, बल्कि हर जगह अंधेरा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि अपने कमरे में मौजूद होंगे। पंछी को इन सब की अब आदत थी, इसलिए वो सीधा किचन में जाती है और फ्रिज खोल उसमें से एक बोतल निकाल पानी पीती है। फिर बोतल वहीं रख जैसे लौटती है, किसी से उसकी टक्कर हो जाती है और वो गिरने वाली होती है। तभी वो शख्स उसे कमर से थाम लेता है। इस वक्त पंछी का चेहरा उसके घने बालों से स्वागत ढका हुआ था और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। वहीं वो शख्स जो कोई और नहीं धैर्य था, वो एकटक पंछी के चेहरे को निहार रहा था, क्योंकि चांद की रोशनी खिड़की से होते हुए सीधा पंछी के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। धैर्य धीरे से पंछी के चेहरे से उसकी रेशमी बाल हटाता है। धैर्य की छुअन से पंछी सिहर रही थी, उसके धड़कनें बढ़ गई थी। वो धीरे धीरे अपनी आंखों खोलती है, जिससे की खूबसूरत आंखें धैर्य की गहरी आंखों से जा मिलती है। एक पल के लिए तो पंछी की धैर्य की गहरी आंखों में ही खो गई जाती है। तभी धैर्य पंछी को सीधा खड़ा कर अपनी कड़क आवाज़ में कहता है, लगता है आपको गिरते पड़ते रहने की आदत है और हमको आपको संभालने रहने की इस बात से पंछी झेप जाती है, लेकिन फिर उससे सवाल करते हुए कहती है, आप यहाँ इतनी रात को? धैर्य फ्रिज से पंछी का पिया हुआ बोतल निकालकर उससे पानी पीते हुए कहता है, हम पानी पीने आए थे। धैर्य को खुद के बोतल से पानी पीता देख वो झट से कहती है, अरे ये किया आपने, ये तो हमारा झूठा था। पंछी की बातें सुन धैर्य एक नज़र बोतल को देखता है, फिर अपने होठों पर जीभ फिराते हुए कहता है, अमम
तभी मैं सोचूं कि ये पानी इतना मीठा क्यों है। धैर्य की मुंह से ऐसी बातें सुन पंछी का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया था। अब उससे वहाँ रुका नहीं जा रहा था, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है और धैर्य उसे इस तरह भाग कर जाता देख हंस देता है। आज पंछी की हल्दी और शादी दोनों थी, वो भी सक्षम के साथ। इसलिए सक्षम आज बहुत खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज वो पंछी को हमेशा हमेशा के लिए धैर्य से अलग कर देगा और धैर्य चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। सक्षम इस वक्त अपने कमरे में हल्दी के लिए तैयार हो रहा था। उसने इस वक्त पीले रंग का कुर्ता पैजामा पहन रखा था। सक्षम खुद का अक्स शीशे में देखते हुए कहता है, साला स्मार्ट तो हम बचपन से थे, लेकिन ससुरा वो धैर्य के सामने हमारी स्मार्टनेस किसी को नज़र क्यों नहीं आती थी। पता नहीं। आखिरी लाइन कहते हुए कुछ सक्षम के चेहरे पर एक अलग से ही चिढ़ के भाव थे, लेकिन अचानक ही उसके होठों पर कुटिल मुस्कान आ जाती है। वो शीशे में खुद के प्रतिबिंब को से एक बात करते हुए कहता है, जो भी बोलो सक्षम सिंह राठौर, तुमने न साला दिल जीत लिया है, क्या बॉल फेंका है। वो धैर्य की तो पहले बॉल में ही क्लीन बोल्ड हो गया। अब क्या करेगा सीएम साहब, लुगाई तो तुमसे संभली नहीं गई, अब अपनी कुर्सी क्या घंटा संभालोगे। इतना कह वो किसी पागल की तरह हंसने लगता है। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि जिससे अच्छा भला इंसान को हार्ट अटैक आ जाए। हल्दी की तैयारी गार्डन में करवाई गई थी। गार्डन की को काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया था और ये डेकोरेशन खास स्वर्णा जी ने अपनी देखरेख में करवाया था। ये उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी पसंद का डेकोरेशन करवाए, इसलिए नहीं कि ये उनकी इकलौते बेटी की शादी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि ये उनकी लाडली बेटिया की शादी है, जिसमें वो किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखना चाहती थी। स्वर्णा जी पंछी को लिए गार्डन में आती है और उसे एक पीढ़ा में बैठा देती है। पंछी ने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी, उस पर फूलों की ज्वेलरी। आज पंछी एक खिले गुलाब की तरह नजर आ रही थी। हल्दी की रस्म शुरू होती है, वहीं स्वर्णा जी पंछी की तरफ थी। वो इस वक्त पंछी की माँ की रस्मों पूरी कर रही थी। तभी शिवराज वहाँ आता है और स्वर्णा जी की कलाई मजबूती से पकड़ते हुए बेहद धीमी लेकिन गुस्सैल आवाज में कहता है, लगता है बेटी मिलने से तुम हमारे बेटे को भूल रही हो कि तुम्हारा उसके प्रति भी कोई फर्ज है, या फिर बेटी मिली तो बेटे को भूल गई। शिवराज राठौर ने इतनी कसकर स्वर्णा जी की हाथ पकड़ रहा था कि वो दर्द से अपने आंखें मीच लेती है, लेकिन फिर भी मेहमानों के सामने मुस्कुराते रहती है। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी तमाशा हो, पर ये सब पंछी की नज़रों से नहीं छुप पाता। वो स्वर्णा जी की वो स्वर्णा जी की नम आंखें देख लेती है और उसे देख उससे काफ़ी बुरा लग रहा था, लेकिन सच तो ये था कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी आवाज़ खुद उन बाप बेटों के आगे दब चुकी थी। स्वर्णा जी प्यार से पंछी का गाल छूकर कहती है, बेटिया हम न सक्षम को हल्दी लगाकर आते हैं। इस वक्त स्वर्णा जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसके मुस्कान के पीछे छुपे दर्द को पंछी बाखूबी समझ पा रही थी। वो कुछ नहीं कहती, बस पलकें झपका देती है, जिसके बाद स्वर्णा जी सक्षम को हल्दी लगाने चली जाती है। पंछी बस चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन उसे अंदर ही अंदर एक अलग बेचैनी ने घेर रखा था। उसकी नजरें मानो किसी के दीदार के लिए तरस रही थी, लेकिन वो उसे नजर ही नहीं आ रहा था। पंछी अपनी नजरें की बड़ी बेचैनी से इधर उधर घुमा रही थी। वहीं दूर खड़ा धैर्य हाथ बांधे मुस्कुराते हुए पंछी को देख रहा था। धैर्य जिस जगह खड़ा था वहां से पंछी को साफ साफ नजर देख सकता था, लेकिन पंछी उसे नहीं देख सकती थी। धैर्य हाथ बांधे एकटक पंछी को देखते हुए कहता है, लगता है हमारी छुई हमें देखने को कुछ ज़्यादा ही बेताब है। थोड़ा और तरफ लीजिए छुई, क्योंकि 3 साल तक हम भी बहुत तड़पे हैं। इस वक्त धैर्य के होठों पर रहस्यमय मुस्कान थी और वो बड़े जुनूनी से पंछी को निहार रहा था। सक्षम को हल्दी लग चुकी थी, वो ही धैर्य ये सब देख रहा था। वो अपने पेंट की जेब में हाथ डाले पूरे एटीट्यूड के साथ कहता है, पत्नी हमारी है, उसे किसी और के साथ नाम की झूठी जल्दी
कैसे लग सकती है, उससे तो हम ही हल्दी लगाएंगे, वो भी सबके सामने। ये सब कहते हुए धैर्य के होठों पर खतरनाक मुस्कान थी। वो एटीट्यूड से चलते हुए हल्दी वाले एरिया में जा उस रहा था, तभी अचानक किसी के चीख निकलने लगती है। उसकी चीख सुन धैर्य फिर अपना चेहरा नीचे किए आईब्रो को रब करता है और खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए धीरे से कहता है, कहा था ना धैर्य सिंह राठौर की छुमी को हल्दी सिर्फ धैर्य सिंह राठौर लगा सकता है और कोई नहीं। वो अपना सर उठा सामने देखता है तो सक्षम किसी बंदर की तरह उछल रहा था। उसे इस तरह उछलता देख सब कुछ लोग को हंसी आ रही थी। वहीं शिवराज राठौर के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। वो अपने बेटे को शांत करते हुए कहता है, का हो गया बिटवा, ऐसा काहे उछल रहे हो? सक्षम चिल्लाते हुए कहता है, पापा बहुत जलन हो रही है, का मिलाया है ई हल्दी में, हमारा पूरा शरीर जल रहा है। सक्षम की तकलीफ देख शिवराज राठौर को भी तकलीफ हो रही थी। एक सिर्फ उसका बेटा ही था जो वो दुनिया में पूरे दिलो जान से प्यार करता था। धैर्य तो हाथ बांधे बस उन बाप बेटों का तमाशा देख रहा था। तभी शिवराज राठौर अपने आदमियों पर चिल्लाते हुए कहता है, ससुर की खबर खरे खरे का तमाशा देख रहे हो, जल्दी से पानी लाओ। शिवराज राठौर की गुस्से भरी आवाज़ सुन उसके आदमी हड़बड़ा जाते हैं और उसके एक आदमी ग्लास में पानी लाकर देता है। अपनी आदमी की बेवकूफ़ी देख उससे अपना सिर दीवार पर मारने की कर रहा था, तभी एक और आदमी बाल्टी भर पानी लाकर सक्षम के ऊपर डाल देता है, जिससे सक्षम शांत होता है। उसका चेहरा और जिसमें हल्का लाल हो गया था, वो अपनी लाल जलती आंखों से धैर्य को देखता है, जिसके होठों पर टेबिल स्माइल थे। ये देख तो मानो के तन बदन में आग लग जाती है। वो जाता है और सीधे धैर्य का कॉलर पकड़ लेता है। आपको कहानी का 20वां भाग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। अब तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानियों को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।